मेरा नाम रुखसाना है, मैं शहर की एक पढ़ी-लिखी लड़की थी और मेरा शौहर गाँव का सिर्फ़ मैट्रिक पास। मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं था क्योंकि मैं एक घर बसाने वाली लड़की थी। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शौहर का प्यार चाहिए था और कुछ नहीं। लेकिन मुझे वो भी मुयस्सर नहीं हुआ और मैं अपने शौहर का प्यार पाने के लिए इस हद तक गुज़र गई जो मुझे ज़ेब नहीं देता था। लेकिन इसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो तौबा तौबा, क्योंकि मेरे शौहर के बजाय मेरे करीब ये शादी मेरे माँ-बाप की पसंद से हुई थी। मेरे शौहर बहुत अच्छे थे। शादी की रात जब मैं अपने शौहर के नाम की सेज पर जाकर बैठी और उनका इंतज़ार कर रही थी, तो वो आधी रात तक कमरे के अंदर ही नहीं आए थे। मेरी सहेलियों ने और मेरी कज़िन्स ने जो बातें मुझे सुहागरात के बारे में बताई थी, मेरे दिल में भी अरमान थे वो सब मेरे साथ हो। लेकिन आधी रात हो जाने के बाद भी जब मेरे शौहर कमरे में नहीं आए तो मैं थक कर अपने बेड पर ही सो गई थी। सुबह के वक्त मेरे शौहर कमरे के अंदर आए तो उनकी आहट से मेरी आंख फौरन ही खुल गई और मैं खुद को संभालने लगी, लेकिन वो बिना मेरी जानिब मुतवज्जा हुए अपने कपड़े वगैरह निकाल कर बाथरूम में चले गए। मेरा दिल बुझ सा गया। मुझे बहुत हैरत हो रही थी। पूरी रात मैंने उनका इंतजार किया था मगर वो कमरे में नहीं आए थे और अब जब आए थे तो मुझे इस तरह से नजरअंदाज कर दिया था जैसे मेरे वजूद की कोई अहमियत ही ना हो। इस बात ने मुझे बेहद दुखी कर दिया था। मेरी आंखों में नमकीन पानी जमा होना शुरू हो गया था। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर एक सफेद लट्ठे की मानद अकड़ा हुआ सूट पहनकर बाहर आ गए और सोफे पर बैठकर मुझे घूरने लगे। उनकी निगाहों से मैं खुद के अंदर ही सिमटती जा रही थी। मैं समझी शायद वो प्यार के कुछ बोल बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और उन्होंने गुस्से से कहा, फौरन उठो और जाकर अपना लिबास तब्दील कर लो और रात के बारे में बाहर किसी को कुछ नहीं बताना। याद रखना, अगर कमरे की बात बाहर गई तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। उनका लहजा इस कदर सख्त था, मेरे जिस्म पर यकदम ही कपकपी तारी हो गई। मैंने आंसू भरी निगाहों से अपने शौहर को देखा तो वो मुझे गुस्से से घूर रहे थे। मैं फौरन ही अपनी जगह से उठी और अपना लहंगा संभाल कर बाथरूम में बंद हो गई। मुझे अपना आप बिल्कुल बेकार मालूम हो रहा था। ऐसा तो कभी किसी भी दुल्हन के साथ नहीं किया जाता जैसे मेरे साथ हुआ था। मुझ पर गुस्सा दुख दोनों कैफियतें एक ही वक्त पर तारी थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं जोर जोर से रोने लग जाऊं, लेकिन मैंने खुद को काबू किया और शॉवर लेकर बाहर आ गई। मैं कोई हंगामा नहीं चाहती थी। ये दिन मेरे लिए बहुत खास थे और इन दिनों को मैं बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मेरे बाहर आते ही मेरे शौहर ने जल्दी मचा दी। वो कहने लगे कि फौरन ही तैयार हो जाओ, हमें देर हो रही है, नाश्ते के बाद मुझे डेरे पर भी जाना है। मैंने एक नजर उनके वजूद को देखा और खामोशी से तैयार होने लगी। मैं दिखने में बहुत हसीन थी और दुल्हन बनकर तो गजब लग रही थी। सभी मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। न जाने कितनी बार मेरी नजर उतारी गई थी, लेकिन अपने शौहर के इस रद्द अमल से मेरा दिल कटा जा रहा था। हम लोग बाहर आ गए थे। नाश्ता करते ही मेरे शौहर डेरे पर जा चुके थे, जबकि मैं घर वालों के साथ बैठी हुई थी। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुका था। ये मेरी शादी की दूसरी रात थी। मैं समझी शायद आज मुझे वो सब कुछ करने का मौका मिल जाएगा जो हर लड़की अपने शौहर से चाहती है। लेकिन इस शादी की पहली रात की तरह मेरे शौहर दूसरी रात भी कमरे के अंदर नहीं आए थे। मैं बहुत उदास हो गई थी। मुझे अपने शौहर के रवैये की कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। आधी रात तक तो मैं जागती ही रही थी, लेकिन मेरे शौहर नहीं आए थे। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो सोफे पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे। मैं फौरन ही अपनी जगह से उठ गई और भीगी हुई आंखों से उनको देखते हुए कहने लगी कि आप रात भर कहाँ होते हैं? ना आप कल रात को कमरे के अंदर आए, ना आप आज रात को कमरे के अंदर आए। अगर आपको कोई मुझसे शिकायत है तो आप मुझे बता दें, मैं वो दूर कर दूंगी। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं जल्द ही अपना घर खराब कर लूं। मुझे खुद ही सब चीजों को सुलझाना था। मेरा शौहर मेरी जानिब देखते हुए कहने लगा, मेरे साथ सवाल जवाब करने की तुम्हारी औकात नहीं है। खामोशी से जाओ, अपना लिबास तब्दील करो और मेरे साथ बाहर चलो। तुम्हें इतनी इज्जत दे रहा हूँ, यही काफी है। मैं बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। मैं अपनी जगह से उठी और तैयार होकर बाहर आ गई। हम लोगों ने नाश्ता किया और मेरे शौहर मुझे वापस घर छोड़कर डेरे पर चले गए। मेरी सास मेरी जानिब मायनी खेज निगाहों से देखते हुए कहने लगी, सब खैर है ना बेटा? तुम्हारा मियाँ तुमसे इतना उखड़ा उखड़ा क्यों है? मैंने सर इंकार में हिलाया और कहने लगी, नहीं खाला जान, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको गलत फहमी हुई है। मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों मियाँ बीवी की बातें कोई और भी जाने। मेरे ये कहने की वजह से वो चुप हो गई, लेकिन मेरी जिठानी मुझे बहुत गौर से देख रही थी। उनके जाते ही मेरी जिठानी मेरे पास आई और कहने लगी, देखो रुखसाना,
अगर सुहेल का रवैया तुम्हारे साथ खराब है तो इसको तुम्हें ही सुधारना होगा। तुम एक सुलझी हुई लड़की हो, तुम्हें ही अपने घर को लेकर चलना होगा। अगर तुम ही उसकी देखभाल नहीं करोगी, उसकी आवभगत नहीं करोगी, तो वो तुम्हारी तरफ कभी भी माइल नहीं होगा। उनके ढके छुपे अल्फाज मुझे अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा करवा चुके थे कि वो आखिर मुझसे क्या कहना चाहती हैं, लेकिन मैं खामोश रही, क्योंकि मैं उनको क्या बताती कि मेरे शौहर तो रात को कमरे के अंदर ही नहीं आते, और अगर वो कमरे के अंदर आए तो फिर मैं उनको अपनी जानिब माइल करने की कोशिश कर सकती हूँ। मैं पढ़ी लिखी समझदार थी, इसीलिए इनकी नसीहतों को खामोशी से सुनने लगी। काफी देर तक मेरी चिठानी मेरे पास बैठकर बातें करती रही। अभी मैं उनकी बात का जवाब देती कि अचानक ही मेरे जेठ घर के अंदर दाखिल हो गए। तो मेरी जिठानी के चेहरे पर खुशी आ गई और वह फौरन ही मुझे छोड़कर अपने शौहर की तरफ चली गई, जबकि मेरे जेठ भी मेरी जिठानी को देखते ही खिल से गए और वो दोनों मियाँ बीवी बातें करते हुए फौरन ही अपने कमरे के अंदर चले गए, जबकि मैं उन दोनों को हसरत भरी निगाहों से देखती रह गई। मेरे जेठ मेरे कजन थे, वो बहुत कम गो थे, वो हमेशा ही सिर्फ अपनी बीवी के साथ नजर आते थे। शादी से पहले भी कभी हमारी मुलाकात होती थी तो वो हमेशा ही अपनी बीवी के पहलू में बैठे हुए नजर आते थे। उनकी जिसामत किसी पहलवान की मानत थी, जबकि हम लोग इस बात के बारे में अच्छे से जानते थे मेरे जेठ पहलवान नहीं थे। वो लोग खेती बाड़ी करते थे। मेरे जेठ का कद बांस जितना लंबा था और जिसामत किसी पहलवान की तरह थी। मेरी जेठानी तो इनकी दीवानी थी, इस बात के बारे में तो पूरा खानदान ही जानता था। मैं काफी देर तक लाउंज में ही बैठी रही और अपने जेठ और जेठानी के बारे में सोचती रही। थोड़ी देर बाद मैं उठकर अपने कमरे के अंदर आ गई थी। मेरी भी हसरत थी कि मेरा शौहर जब मुझे देखे तो उनका चेहरा खिल सा जाए और मेरे चेहरे पर भी खुशी आ जाए। मैं अपने शौहर के साथ एक अज़वाजी जिंदगी गुजारूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ वैसा ही उखड़ा और बेजार किस्म का था जैसे उनकी शादी जबरदस्ती की गई हो। मैं इतनी हसीन थी कि अच्छे अच्छे लोगों के ईमान खराब कर सकती थी, मगर मैंने खुद को अपने शौहर के लिए संभाल कर रखा हुआ था। और अब जब मेरी जिंदगी में ये दिन आया था तो मेरे शौहर का ऐसा रवैया मुझे बेहद तकलीफ पहुंचा रहा था। शादी को 2 दिन हो गए थे और मेरा शौहर मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा था। वक्त का काम है गुजर जाना, और वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी जैसी थी वैसी की वैसी ही रह गई थी। मेरी शादी को तकरीबन 4 माह हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे शौहर का रवैया वैसे का वैसा ही था। अब तो शुक्र था कि वो रात के पहर कमरे के अंदर आ जाते थे, इस तरह घर वालों के सामने ही सही, लेकिन मेरी इज्जत रह जाती थी। एक रोज वो रात के 2 बजे के बाद कमरे के अंदर आए और खामोशी से आकर बिस्तर पर ढेर हो गए। मैं उनके बराबर में ही बैठी हुई थी, एक किताब पढ़ रही थी। अचानक ही मेरे दिल में एक बात आई, क्यों ना मैं खुद शौहर के करीब जाऊं, क्या पता वो पहल ना कर पा रहे हों। यही चीज सोचते हुए मैं अपने शौहर के करीब खिसक गई और उनके कंधे पर हाथ रखकर उनकी तरफ झुकने लगी। अचानक ही उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे तकिए पर ढेर कर दिया और मुझ पर चढ़कर बड़बड़ाते हुए कहने लगी, आज जो तुमने ये हरकत कर ली है, आइंदा के बाद तुमने बिना मेरी इजाजत के मुझे छूने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हें जमीन में जिंदा ही गाड़ दूंगा। मुझे मेरे बड़े भाई जैसा ना समझना जो अपनी बीवी के पीछे लट्टू है। याद रखना मैं बहुत अलग किस्म का इंसान हूँ। उनकी ये बातें सुनते ही मेरा जिस्म गुस्से के मारे दहकने लगा और मैं गुस्से से कहने लगी, आप उन जैसे हो भी नहीं सकते। वो एक अच्छे इंसान है, अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं, उनको हर खुशी देते हैं। आप जैसे इंसान नहीं है वो जो अपनी बीवी को जूते की नोक पर रखते हैं, ना तो बंद कमरे में अपनी बीवी की इज्जत करते हैं और ना ही अपने घर वालों के सामने उसकी इज्जत का ख्याल रखते हैं। मेरे मुंह में जो आया था मैं बोल गई थी, जबकि उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जनाटेदार थप्पड़ मेरे सीधे गाल पर सीध कर दिया था और मैं एक तरफ को लुढ़क गई थी। मैं बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। वो मुझे देखते हुए कहने लगे, आज तो तुमने मुझसे इस लहजे में बात कर ली, आइंदा की बात ना करना, वरना मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो ये बोलकर वहां से जा चुके थे, जबकि मैं अपनी किस्मत पर मातम करती रह गई थी। मैं अपने माँ
बाप को कसूरवार ठहराती थी कि उन लोगों ने मेरी इस शख्स के साथ शादी क्यों की। हर लड़की के बहुत से ख्वाब होते हैं कि उसका शौहर उसे प्यार के साथ डील करे, उसका बहुत ख्याल रखे, उसे हर खुशी दे जो वो चाहती है। जिस तरीके से एक मर्द के जज्बात होते हैं, ऐसे ही एक औरत के भी जज्बात होते हैं। लेकिन मेरा शौहर मेरे इन जज्बातों की कदर नहीं कर रहा था। उल्टा उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया था, और औरत पर हाथ उठाना अच्छे मर्दों का काम नहीं होता। अगले रोज मैंने सोच लिया था कि मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी, क्योंकि एक औरत कितना बर्दाश्त करती है। 4 महीने हो चुके थे और उनका रवैया टस से मस नहीं हुआ था। यही सब सोचकर मैं रात को रोते रोते ना जाने किस पहर सो गई। मुझे इल्म ना हुआ। सुबह जब मेरी आंख खुली तो फजर की नमाज अदा करके मैं कमरे से बाहर आई। घर में वैसे ही हलचल हो रही थी। तमाम लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। मेरे शौहर भी अपनी माँ के पहलू में बैठकर ना जाने कौन सी बातें कर रहे थे। मैं उनको एक नजर देकर किचन में चली गई और नाश्ते वगैरह की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद ही मेरे जेठ और शौहर नाश्ता वगैरह करके घर से जा चुके थे, जबकि अब मैं अपने कमरे के अंदर आ चुकी थी और अपना बैग तैयार करने लगी थी, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं दोपहर की बस से अपने घर वापस शहर लौट जाऊंगी। मैं जानती थी कि अगर मैं घर जाऊंगी तो मेरे माँ बाप मुझसे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन मैं खुद को मुकम्मल तौर पर तैयार कर चुकी थी कि मुझे उन लोगों के इस सवाल का क्या जवाब देने हैं। मैंने अपना सामान बांध लिया था। मैं अपनी खाला से बात करना चाहती थी। मैं कमरे से बाहर आई तो मालूम हुआ वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गई हुई है। मैं सोफे पर बैठकर उनका इंतजार करने लगी कि अचानक ही मेरी नजर गेट की जाने पड़ी, जहां से मेरी जेठानी एक थैला संभाले घर में दाखिल हो रही थी। मैं फौरन ही अपनी जगह से उठी और उनके सामान को उठाने में उनकी मदद करने लगी, लेकिन उन्होंने फौरन ही मुझे इनकार कर दिया और कहने लगी, नहीं नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। जबकि मैं हैरान हुई कि आखिर ऐसा भी इस थैले में क्या है जो ऐसे बात कर रही है। मेरे दिल में यकदम ही तजस्सुस ने डेरे डाल लिए। मैंने एक बार फिर उनसे कहा कि आप बैठे, मैं आपको पानी वगैरह दे देती हूँ। आप बाहर धूप से आई हैं। जबकि मेरी जेठानी ये बात सुनकर अपने थैले को अपने हाथ में सख्ती से पकड़कर सोफे पर बैठ चुकी थी। मैं किचन से एक ठंडे गिलास का पानी लेकर आई और उनके आगे पेश कर दिया। पानी पीते ही वो अपनी जगह से खड़ी होने लगी तो मैंने कुछ सोचते हुए उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि आपसे मुझे थोड़ी बात करनी है। अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो मेरी बात सुन ले। मैंने सोच लिया था कि अम्मा अगर घर पर मौजूद नहीं है तो मैं उनको बताकर ही चली जाती हूँ। उन्होंने एक नजर मुझे देखा। उनके चेहरे से घबराहट आया थी। मैं हैरान थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा घबरा रही है। लेकिन फिर कुछ सोचते ही मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, जो भी बात है जल्दी कर लो, मुझे थोड़ा काम है। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक उन्हें सारी बात बता दी, जबकि वो मुझे हैरान होकर देख रही थी और कहने लगी, तुम पागल हो गई हो। पहले दिन ही मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम्हें अपने शौहर को अपनी तरफ मायल करना चाहिए। ऐसे अगर तुम जाओगी तो तुम्हारा घर ही बर्बाद होगा। तुम जानती हो सुहेल के रवैये को। अगर तुम इस घर से जाओगी तो वो तुम्हें तलाक दे देगा। अपना घर बर्बाद ना करो, मेरी बात मानो। मैंने उनकी सारी बातों के बाद एक ही बात यही बोली कि मेरा घर पहले ही बर्बाद हो चुका है। वो शायद किसी और को पसंद करता है। जब भी तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। एक औरत के लिए उसकी इज्जत नफ्स बहुत अहम होती है और मेरे लिए भी मेरी इज्जत नफ्स बहुत अहम है। मैंने कई बार उनके करीब जाने की कोशिश की है और रात को तो मैंने हद पार करने की कोशिश भी कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा शौहर देखना भी गवारा नहीं करता। मेरी ये बात सुनकर वो कहने लगी, रुखसाना तुम मुझे मेरी छोटी बहनों जैसी अजीज हो। पहले जो इनके चेहरे पर घबराहट थी, अब ये बात करते हुए उनके चेहरे से घबराहट दूर हो गई थी। मैंने उन्हें गौर से देखा और वो मजीद कहने लगी कि तुम नहीं जानती, जिस तरीके से सुहेल तुम्हारे साथ रवैया इख्तियार कर रहा है, ऐसे ही शुरुआत के दिनों में तुम्हारे जेठ जी मेरे साथ ऐसे ही थे। उनका रद्द अमल भी हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता था। वो भी मुझे खुद के करीब आने नहीं देते थे। इन लोगों में कोई भी मर्दानगी वाली कमजोरी नहीं है, बल्कि ये लोग शुरू से ही ऐसे हैं। इनकी माँ ने इनकी तरबियत ही ऐसी की है कि एक औरत को जूते की नोक पर रखो। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मैं भी नाराज होकर अपने अम्मा के घर चली गई थी। लेकिन वहां जाने से मेरी किस्मत चमक उठी थी। मेरी माँ मुझे एक हकीम के पास लेकर गई थी और उस हकीम ने मुझे एक ऐसा तेल दिया था जिसको लगाते ही मेरी जिंदगी खूबसूरत तरीन हो गई थी। मैंने अपने जिस्म पर वो तेल लगाया और अपने शौहर के करीब गई तो उन्होंने फौरन ही मुझे खुद के करीब कर लिया और मुझे हर उस खुशी से नवाज दिया जो एक औरत अपने शौहर से चाहती है। जबकि मैं हैरान हो गई और कहने लगी, आप मजाक कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए खुद के जिस्म पर तेल लगाना।
मेरी आवाज़ हैरानगी भरी हुई थी। मेरी ये बात सुनकर वो कहने लगी, मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ, मैं अभी उस हकीम के पास से ही आ रही हूँ। अचानक ही उन्होंने अपने थैले में हाथ डाला और वो तेल निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिया और कहने लगी, आज रात तुम ये तेल लगाकर लेट जाना, तुम खुद देखना कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे करीब आता है या नहीं। जबकि मैं हैरान थी, मेरा तो पक्का पक्का इरादा था कि मैं आज चली जाऊंगी, लेकिन जब मैंने सामने मौका देखा था, इससे मैंने अपने शौहर की मोहब्बत पा सकती थी। उनके हाथ से वो तेल लेकर अपने कमरे के अंदर आ गई और अपने बैग को भी खोलकर उसमें से कपड़े वगैरह निकाल कर वापिस से अलमारी सेट कर दी। मेरे शौहर तकरीबन रात के 2 बजे तक कमरे के अंदर आ जाते थे, इसीलिए मैंने खुद के जिस्म पर तेल की मालिश की और बिस्तर पर लेट गई। इस तेल में अजीब सी महक थी, इस महक में बहुत ज्यादा अजीब सी कैफियत का शिकार थी। मुझ पर गनूदगी तारी हो रही थी और मैं खामोशी से बिस्तर पर लेटकर अपने शौहर का इंतजार करने लगी, लेकिन ये इंतजार तवील से तवील तर होता जा रहा था। मुझे नींद के झोंके आने लगे थे और देखते ही देखते मैं नींद की वादियों में खो गई। रात के आखिरी पहर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म पर वजन हो। किसी के वजन को महसूस करके मेरी आंख खुली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे ख्वाबों ख्याल में भी ये बात नहीं आई थी कि जिठानी के तेल से मेरी जिंदगी इस तरीके से तबाह हो सकती है। मैं तो अपने शौहर को अपनी जानी मतवज्जा करना चाहती थी, उनकी जिंदगी में खुद की अहमियत को मनवाना चाहती थी, उनको एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं उनकी बीवी हूँ, मेरे कुछ हकूक है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ आज क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे ऊपर वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरी जिठानी का शौहर था, जबकि मेरा खुद का शौहर कमरे के अंदर मौजूद ही नहीं था। ये मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई और मैंने उन्हें फौरन एक तरफ धकेल दिया और बेड से खड़ी हो गई। वो एक बार फिर मेरे पास आने लगे और मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने एक जनाटेदार थप्पड़ उनके गाल पर सीध कर दिया। मेरी इस हरकत के बाद उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मुझे अचानक बाजू से पकड़कर बिस्तर पर ढेर कर दिया और एक बार फिर मुझ पर चढ़ गए। मैं उनके सामने किसी छोटी बच्ची की तरह मालूम हो रही थी, क्योंकि उनका कद काट इतना लंबा था कि मैं उनके सामने दब कर रह गई थी। मैं उनके आगे हाथ जोड़ती हुई उन्हें वास्ते देने लगी, उन्हें इस बात का एहसास दिलाने लगी कि मैं आपकी बीवी नहीं, आपके भाई की बीवी हूँ। खुदारा मेरी हालत पर रहम करें, मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी वो बिल्कुल हट नहीं रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने वो सब कर दिया जो मैं अपने शौहर से चाहती थी। आज मेरा वकार और मेरी इज्जत नोच कर फेंक दिया और मेरे शौहर के कमरे में आने से पहले ही वो फौरन कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में भाग गए, जबकि मैं सिसकती हुई एक कोने में बैठ गई। मेरे जिस्म का अंग अंग दर्द कर रहा था, मुझे अपने वजूद से नफरत महसूस हो रही थी। मैंने तो ये सब कुछ अपने शौहर को पाने के लिए किया था, लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि अगर इस तेल को जिठानी लगाती थी तो इसके बाद जेठ उनके करीब जाते थे। मुझे चाहिए था कि इस हकीम के पास खुद जाती और अपने लिए अपने शौहर के नाम का तेल लेकर आती, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी थी कि मेरी जिठानी ने जो तेल मुझे दिया मैं वही लगाकर बिस्तर पर लेट गई और ऐन तवक्को के मुताबिक मेरे शौहर के बजाय मेरे जेठ मेरे करीब आ गए। सुबह सवेरे जब मेरा शौहर कमरे के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो वो कहने लगे, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम किस हालत में बैठी हो। जबकि मैं उनको देखकर फौरन ही शर्मिंदगी से लाल सुर्ख पड़ गई और फौरन ही बाथरूम में बंद होकर खुद को पुरसकून करके बाहर आई। सोफे पर ही मेरे शौहर बैठे हुए मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे बाहर निकलते ही उन्होंने मुझे बाजू से दबोच लिया और वो गुस्से से कहने लगे, तुम इतनी बेहुदा हो, मैंने ख्वाबों ख्याल में भी नहीं सोचा था तुम इस हद तक गुजर जाओगी। तुम्हें अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। एक औरत के लिए उसकी हयात सबसे ज्यादा जरूरी होती है और तुम वो मजीद कुछ बोलते इससे पहले ही मैंने गुस्से के आलम में एक थप्पड़ उनके गाल पर रसीद कर दिया और कहने लगी, तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी खराब हो गई। तुम्हें पाने की हसरत में इस हद तक चली गई जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं नहीं जानती तुम मेरे साथ इस तरीके का रवैया क्यों रखते हो। मैंने हमेशा तुम्हें हर वो खुशी देने की कोशिश की है जो मेरा फर्ज बनता है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे लिए कोई कोशिश की जाए। तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई ने मेरे साथ वो सब कर दिया जिसका मैं ख्वाबों ख्याल में भी नहीं सोच सकती थी। मेरे अपने माँ बाप को मना किया था कि तुम जैसे जाहिल शख्स से शादी करना ही नहीं चाहती, लेकिन उन लोगों ने अपनी मर्जी थोपते हुए मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया और मुझे तुम जैसे गवार से पल्ले बांध दिया। आज मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोल रही थी, जबकि मेरा शौहर सुन रहा था। वो तो इस थप्पड़ से ही नहीं निकला था जो मैंने उसके गाल पर रसीद किया था। मेरी इन बातों के बाद उसने मेरे दोनों बाजू को जगड़ा
और गुस्से से कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारी बातों का? क्या किया है मेरे भाई ने तुम्हारे साथ? जबकि मैंने उसको अपने आप से जुदा किया और अपना सामान बांधने लगी। वो मुझसे गुस्से में पूछने लगा था, लेकिन मैं कुछ नहीं बता रही थी। बस अपना सामान बंद करके मैं बाहर आई और अपनी जेठानी के पास खड़ी होकर उनको भी मैंने खूब सुनाई कि आपकी वजह से आज मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई और आपको अपने शौहर पर नज़र रखनी चाहिए थी। मैं अपने घर वापस आ गई थी। मेरे माँ-बाप ने मुझसे पूछा तो मैंने अलिफ से लेकर ये तक उन्हें अपनी सारी बात बता दी थी। मेरी माँ ने पूरे ख़ानदान को बिठाया था और उन सब से ये सवाल किया था कि मेरी बेटी का कसूर क्या था, जो इन दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी बेटी की ज़िंदगी इस तरीके से ख़राब की। जो बात थोड़ी देर बाद हमें मालूम हुई थी, वो यही थी कि मेरे शौहर किसी और को पसंद करते थे और उन्होंने शहर में एक शादी भी कर रखी थी, जिसकी वजह से वो ना मुझे अपने करीब आने देते थे, ना मेरे करीब आते थे। वो जल्द ही मुझे तलाक देने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही मैं जो करना चाहती थी, इस वजह से मेरे शौहर के बजाय मेरे जेठ मेरे करीब आ गए थे और मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई थी। लेकिन मैंने जल्द ही तलाक लेकर अपनी एक और नई ज़िंदगी शुरू कर दी थी। ख़ानदान वालों ने मेरे शौहर के पूरे घर पर थू-थू की थी और सब लोगों ने उनसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। मैंने दूसरी शादी की थी और खुदा का लाख-लाख शुक्र था कि मेरी वो शादी कामयाब ठहरी थी।